मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का है। तो उस केस से आर्टिकल 21 को के स्कोप को बहुत नैरो कर दिया गया था, लेकिन इस मेनका गांधी के केस से बहुत ज़्यादा वाइडर कर दिया गया है आर्टिकल 21 के स्कोप को, जिसको हम आज तक पढ़ते आए हैं। इस पूरे ही केस को जब कॉग्निजेंस में लिया गया तो इसके रिजल्ट्स क्या निकले, इसके इफेक्ट क्या निकले, क्या की एस्पेक्ट्स रहे हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के। ये पोस्ट इमरजेंसी का टाइम था जब मेनका गांधी बेसिकली अब्रॉड या कहीं बाहर जाना चाह रही थी, और उसके लिए उनका जो है वो आई थी और पासपोर्ट अथॉरिटी ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनका पासपोर्ट सीज कर दिया था। अब किसी के राइट्स को उसको एंजॉय करने नहीं दे रहे हैं, जो उसके जेन्युइन राइट्स हैं, उसके नेचुरल राइट्स हैं, उसके लीगल राइट्स हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिचा, वेलकम टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो जो है ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट केस से डील करता है। केस का नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का। अच्छा, इसका रिलेवेंस जो है वो आर्टिकल 21 के रेफरेंस में है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पहले अगर रेफरेंस में केस का नाम बोले तो ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, अगर आप उस केस को जानते हैं तो उस केस से आर्टिकल 21 को के स्कोप को बहुत नैरो कर दिया गया था, लेकिन इस मेनका गांधी के केस से बहुत ज़्यादा वाइडर कर दिया गया है आर्टिकल 21 के स्कोप को, जिसको हम आज तक पढ़ते आए हैं। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, पूरा केस क्या बात करता है, थोड़ा सा समराइज वे में हम इसको जानेंगे, और इसके बाद मेन हम जानेंगे कि क्या रिलेवेंट जजमेंट में इनके पार्ट रहा है जिसको हम पढ़ते हैं, या जो किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये पोस्ट इमरजेंसी का टाइम था जब मेनका गांधी बेसिकली अब्रॉड या कहीं बाहर जाना चाह रही थी, और उसके लिए उनका जो है वो पासपोर्ट अथॉरिटी ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उनका पासपोर्ट सीज कर लिया था। कहा जाता है कि कोई ऐसा वैलिड रीज़न जो है उन्होंने दिया नहीं था, जो कहीं ना कहीं उनका क्या था, फ्रीडम को छीनना था, उनकी लिबर्टी को छीनना था, जिसके वजह से मेनका गांधी जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, या आप इसको एपेक्स कोर्ट भी बोल सकते हैं, वहाँ अप्रोच की थी एक रिट पिटिशन के थ्रू, जो रिट फाइल की जाती है अंडर आर्टिकल 32। हाईकोर्ट जाने के भी प्रावधान है 226 के अंदर, लेकिन मेनका गांधी ने उसको ना चुनते हुए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने का सोचा और सुप्रीम कोर्ट गई हूँ अंडर आर्टिकल 32। अब इसके बाद इस पूरे ही केस को जब कॉग्निजेंस में लिया गया तो इसके रिजल्ट्स क्या निकले, इसके इफेक्ट क्या निकले, क्या की एस्पेक्ट्स रहे हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के। तो सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट जो रहा है वो था एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21। सिंस आई हैव मेंशन्ड अर्लियर दैट इन ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जो आर्टिकल 21 था उसका बहुत ही ज़्यादा छोटा प्रोव्यू दिखाया गया था, ये बोल करके कि सिर्फ फिजिकली ही किसी को रिस्ट्रेन किया जा सकता है, या किसी की लिबर्टी को सिर्फ फिजिकली ही रिस्ट्रेन किया जा सकता है, वेयर इज इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। बिकॉज अगर आप किसी के राइट्स को उसको एंजॉय करने नहीं दे रहे हैं, जो उसके जेन्युइन राइट्स हैं, उसके नेचुरल राइट्स हैं, उसके लीगल राइट्स हैं, जो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड या राइट टू ट्रेवल बेसिकली फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, राइट। तो अगर आप उसको नहीं अवेल करने दे रहे हैं, वो बिना किसी जेन्युइन रीजन के अगर आप उससे ये राइट छीन रहे हैं, या आप उससे ये राइट उसको अवेल करने नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वायलेशन है उसकी फंडामेंटल राइट का, करेक्ट। बट तो इसके लिए फिजिकल रिस्ट्रेन होना आवश्यक नहीं है। अगर आप किसी को उसकी मन की चीज़ नहीं करने दे रहे हैं, जो उसका राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं लिबर्टी को रिस्ट्रेन करना ही है, फ्रीडम को रिस्ट्रेन करना ही है। तो इस पर्टिकुलर केस से लिबर्टी को के स्कोप को भी थोड़ा बड़ा किया गया। देन एक और चीज़ स्टेब्लिश की गई जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी प्रोसेस यहाँ पे दो तरीके की बात की गई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहाँ पे वही बात को प्रिवेल किया गया कि जो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। अगर कोई भी प्रोसेस जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल का जो ये टेस्ट है इसको क्वालिफाई करके पार नहीं हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वो करेक्ट नहीं है इन द आई ऑफ लॉ, करेक्ट। नाउ द सेकंड एस्पेक्ट वाज इंटर रिलेशन ऑफ आर्टिकल्स। इसी पर्टिकुलर एक केस से हमको हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन ट्रायंगल मिला। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 14, 19 और 21 को, क्योंकि ये तीनों ही एक सिंक में जाते हैं। जब कभी हम आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, हमको आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और डिफरेंट फ्रीडम्स आपको देता है, एंड साइमल्टेनियसली आर्टिकल 14 जो बात करता है इक्वालिटी की, ये भी इसके साथ ही स्टैब्लिश होता है। तो इस पर्टिकुलर केस से हमको कहीं ना कहीं एक रिलेशन मिला, एक गोल्डन ट्रायंगल मिला फ्रॉम आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। द नेक्स्ट वन वाज राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। माना गया कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड जो है वो आर्टिकल 21 का ही एक पार्ट है,
यानी कि कहीं ना कहीं आपके लिबर्टी का पार्ट है। बेसिकली आपके पास पूरा अधिकार है, आप जहाँ चाहें आप वहाँ जा सकते हैं। नो वन हैज द राइट टू स्टॉप यू, राइट। नाउ द लास्ट वन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शंस। कोई भी चीज़ जो अनजस्ट है, अनरीजनेबल है, ऐसी किसी भी तरीके की चीज़ को जुडिशरी प्रिवेल नहीं करेगा, जुडिशरी आगे लेके नहीं जाएगा। तो अगर कोई भी चीज़ वेग है इन नेचर, अनक्लियर है इन नेचर, और वैसा चीज़ आप डिलीवर कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो आप जिसको रैशनल प्रोसीजर बोलते हैं, जिसको रीजनेबल प्रोसीजर बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका वायलेशन है। इन्हीं पॉइंट्स को रखते हुए जो एक फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट निकल के आया वो ये आया कि कोई भी जजमेंट, कोई भी चीज़ को टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी को पास करना होगा। वो क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि कोई भी चीज़, कोई भी जजमेंट, कोई भी ऑर्डर, एनीथिंग पास बाय कोर्ट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कंटिन्यू।